नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 11 की आरोह जो पुस्तक है उसमें से अगला पाठ है सुमित्रा नंदन पंत का वे आंखें। इस कविता का अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है। सदा की तरह सबसे पहले अपन कवि परिचय पढ़ेंगे, फिर पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में कविता पढ़ेंगे। तो बड़े विद्यार्थी जो स्पेशली ध्यान दें, जो नेट JRF KVS TGT PGT की तैयारी करते हैं, यह कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखो, सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं कि कविता के लिए, कविता की परिभाषा दी है कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद सहस्वर होना चाहिए, यानी कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए सहस्वर होना चाहिए। जो बोलते हैं वो सेब की तरह है, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़ती है। यानी कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें सेब की तरह मधुर लालिमा हो, उसमें भीतर न समा करके उसका जो अर्थ, जो बोध है, वो सेब के रस की तरह बाहर झलक पड़े, वही कविता मानी है। ये बात है वो पंत ने पल्लव की भूमिका में लिखी है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और वैसे आप सबको विदित है, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। देखो, छायावाद में 4 वे थे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत और महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश और सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु और महादेवी वर्मा को शक्ति की उपमा दी है। और ये उपमा वो कृष्णदेव झारी के द्वारा दी गई है। ठीक है। नंदुलारी वाजपेयी ने छायावाद में वृहत्रयी और लघुत्रयी शामिल किया। वृहत्रयी में प्रसाद पंत और निराला को शामिल किया है। लघुत्रयी में भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा को शामिल किया है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, वैसे देखिए, श्री राम के छोटे भाई थे ना लक्ष्मण, उनको भी कहा जाता है। ठीक है। सुमित्रा के बेटे थे वो। इनका मूल नाम गोसाई दत्त है। अक्सर सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या है, तो गोसाई दत्त है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड है, नाम बदल दिया गया है, उत्तराखंड में हुआ है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखो: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, स्वर्णकिली, उत्तरा, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब देखो, युगांत जो रचना है, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसी प्रकार युगांत जो रचना वो छायावाद की अंतिम रचना मानी जाती है, जबकि युगवाणी को प्रगतिवाद का घोषणा पत्र फिर से कहा जाता है। युग की वाणी, युगवाणी ऐसे याद रख सकते हो, युगवाणी प्रगतिवाद की वाणी है। और युगांत युग का अंत, छायावाद की अंतिम रचना, और पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र। अब देखिए, हिंदी साहित्य जगत में सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस रचना पे मिला था वो चिदम्बरा थी। 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहली हिंदी की रचना जिसपे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चिदम्बरा पर 1968 में। वैसे सबसे पहले शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम के ये कवि थे, परंतु हिंदी जगत की अगर बात की जाए तो चिदम्बरा है। ठीक है। अब कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए, साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद के लिए, और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन। लोकायतन इनका एक महाकाव्य है, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर लिखा गया है। 1977 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत काम किए, क्योंकि कवि परिचय तो उनको अच्छे से याद करना ही करना पड़ेगा। एक प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखो, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि प्रकृति का सुकुमार कवि कहने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये इन्होंने कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। बिल्कुल कर्कश और कठोर शब्दों का एकदम से परहेज किया है। कोमलकांत पदावली के कारण प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और प्रकृति का चितेरे कवि कहने के पीछे रीजन ये है कि हिंदी साहित्य जगत में सबसे पहले अपने कविताओं का प्रकृति को विषय बनाने वाला कार्य जो किया था, सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत ने किया था। जिस प्रकार कल अपन ने पढ़ा था कि बाल साहित्य के जनक हिंदी साहित्य में तो रामनरेश त्रिपाठी थे, तो प्रकृति का चित्रण करने वाले जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं।
हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार मुख्य विषय बनाने का काम पंत ने किया। देख लो जी आप, हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार मुख्य विषय यानी प्रकृति को मुख्य विषय बना करके इन्होंने कविताएं हैं वो लिखी हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति का चितेरे कवि कहा जाता है। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। सुमित्रानंदन पंत की जो कविताएं हैं वो प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो अंतरंग संबंध होते हैं उनका दस्तावेज है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कौसानी यानी गाँव में हुई। उच्च शिक्षा के लिए बनारस और इलाहाबाद में आए थे, यानी उच्च शिक्षा लेने के लिए बनारस और इलाहाबाद आ गए थे, वहाँ पर पूरी हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से ये बहुत प्रभावित हुए और पढ़ाई बीच में छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने लग गए थे। असहयोग आंदोलन के कारण बहुत से कवियों ने अपनी सरकारी नौकरी हैं और जो पढ़ाई वगैरह है सब कुछ त्याग दिया था। जैसे प्रेमचंद जी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के कारण, इसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत ने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन करने लगे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार सुमित्रानंद पंत का जो मिजाज है कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में तो छायावादी कविताएं लिखी थी इन्होंने, परंतु बाद में जैसे जैसे समय बदला तो ये छायावाद से आकर के प्रगतिवाद में आ गए थे। फिर बाद में पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में के जादू ने इन्हें आकर्षित कर लिया था, यानी अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। प्रकृति ने पल परिवर्तित प्रकृति वेश है, इन्होंने प्रकृति का जो जादू है वो सुमित्रानंद पंत को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बाद में प्रगतिशील दौर की ये कविता इन्होंने लिखी थी ताज और वे आंखें, जो कि वे आंखें जो कविता उसका आज अपन अध्ययन करेंगे। प्रगतिशील दौर की कविता है ताज और वे आंखें। बड़े विद्यार्थी स्पेशली ध्यान दें, यह पंक्ति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि प्रगतिशील दौर की कविताएं पंत की कौन कौन सी हैं, तो ताज और वे आंखें। अब देखिए, ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी इन्होंने लिखी थी जो प्रगतिवादी दौर की हैं। उसके साथ वे बाद में अरविंद दर्शन के मानवतावाद से भी वो प्रभावित होकर के मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी वो लिखते रहे थे, यानी अरविंद दर्शन से बाद में ये प्रभावित हो गए थे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया, लेकिन ये प्रसिद्धि उन्हें कवि के रूप में ही मिली थी। यह महत्वपूर्ण है। रूपाब नामक जो पत्रिका है इसका इन्होंने संपादन किया था और प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श किया था। तो यह पूछा जा सकता है कि प्रगतिवादी साहित्य की का समर्थन करने वाली पत्रिका कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा रूपाब रही थी। जैसे छायावाद का समर्थक पत्रिका जागरण पत्र को माना जाता है और सुधा जो पत्रिका वो विरोधी पत्रिका थी छायावाद की, इसी प्रकार रूपाब जो पत्रिका है वो प्रगतिवाद की समर्थन पत्र माना जाता है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उनके रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, यानी जिस भाषा की इन्होंने प्रयोग किया, स्पेशली खड़ी बोली का किया है, वो स्वयं चित्र भाषा यानी बिंबात्मकता की संज्ञा दी है। यानी इनकी भाषा में चित्र भाषा है, उसकी संज्ञा स्वयं ने कहा कि मैंने अपनी भाषा में बिंबों का प्रयोग किया है। ब्रज और खड़ी बोली के विवाद में इन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है। अच्छा प्रश्न बनता है, सुमित्रानंद पंत वो किस के हैं? खड़ी बोली के कवि हैं। पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का इन्होंने समर्थन भी किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पल्लव की भूमिका में इन्होंने विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। वे आंखें कविता देखिए, अब इसका सार पढ़ते हैं अपन। बहुत ही शानदार कविता है, पंत के प्रगतिशील दौर की यह कविता है। ताज भी प्रगतिशील दौर की है। वे आंखें का अपन आज अध्ययन करेंगे, ये भी प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास के विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान, यानी युगों युगों से जो शोषण का शिकार था किसान, उसके किसान का जो जीवन है वो कवि को बहुत आहत करता है, बहुत ही परेशान करता है। कवि होता है वो देखता है कि काफ़ी समय से किसान है वो शोषण का शिकार हो रहा है, तो कवि क्या है कि कुछ लिखे बगैर चुप नहीं रह सकता, उनसे परेशान होकर के वो कविताएं लिख देता है। तो कवि है वो युगों युगों से शोषण का शिकार हुए किसान और उसके जीवन से आहत करता है, यानी कवि के जीवन को परेशान करता है। दुखद बात तो ये है कि स्वाधीन यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के किसानों को केंद्र में रख करके व्यवस्था है उसमें निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया गया। यानी स्वतंत्रता मिलने के बाद भी किसानों की जो स्थिति पहले थी वैसी ही आज भी बनी हुई है। कविता के ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। व्यक्तिगत और पारिवारिक दुख जो होते हैं किसान के, उसकी परतों को वो खोलती है और स्पष्ट रूप से ये विभाजित समाज की वर्गीय चेतना, यानी विभाजित जो समाज है, एक शोषक समाज, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, तो उसकी वर्गीय चेतना का खाका है उस कविता में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत किया है कि किसान कितना परेशान है, कितना बेबस है, कितना मजबूर है। इस बात को इस कविता में स्पष्ट रूप से उभारा है कवि ने। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपने कविता पढ़ते हैं। बहुत शानदार कविता है, मन को दहला देने वाली कविता है। देखिए, वे आंखें प्रगतिशील दौर की कविता है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन,
यानी अंधकार की गुफा यानी गुफा के सरीखे यानी समान, अंधकार की गुफा के समान उन आंखों से डरता है मन। ये आंखें किसकी हैं? ये आंखें किसान की हैं, यानी बहुत ही दुखी है किसान। तो अंधकार की गुफा के समान उन आंखों से डरता है मन। बरहाए दूर तक उसमें दारुण, यानी उन आंखों में दूर तक क्या है? एक निर्दयता भरी हुई है, दुख भरा हुआ है। दैन्य दुख का निरवरोधन, उन आंखों में दूर तक दुख है वो भरा हुआ है, जो दीनता से और निर्दयता से या दीनता से जो दुख है किसान का, उसका नीरव रोदन, वो चुपचाप उसको रो रहा है। उन आंखों के माध्यम से वो चुपचाप उस अपने निर्दयी दुख को रो रहा है। अंधकार की गुफा के समान उन आंखों से डरता है मन। बढ़ाए दूर तक उसमें दारुण, यानी उन आंखों में दूर तक निर्दयता भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, और दीनता से भरा हुआ दुख है, उसका चुपचाप रोदन है, वो रोना है, वो उस आंखों में भरा हुआ है। किसान काफी बेबस है। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन यानी स्वतंत्रता का किसान है, स्वतंत्र भारत का किसान रहा। अभिमान भरा आंखों में, यानी स्वाभिमान भरा था उसकी आंखों में। छोड़ उसे मझधार आज संसार का कार सदृश्य खिसक गया, खिसका। वह स्वाधीन स्वतंत्र भारत का किसान था, स्वाभिमान भरा था उसकी आंखों में। छोड़ उसे मझधार, आज उस किसान को बीच में छोड़ करके सभी ने, शोषक वर्ग ने, समाज ने बीच में छोड़ करके संसार जो कगार है वो किनारा करके सदृश्य खिसक गया। संसार है उसको बीच में छोड़ करके और किनारे में छोड़ दिया, यानी खिसक गया, अलग हो गया, वो बीच में ही लटका रहा। किसान का अब तक कोई भी धनी दोरी नहीं है, कोई उसकी सहायता नहीं कर पा रहा है। आगे देखो, किसान की का वर्णन किया गया है कि लहलाते हुए खेत दृगों में, यानी किसान के आंखों में खेत लहला रहे थे। वो अपनी जो फसल करता था खेतों में, वो खेत उसकी आंखों में दृगों यानी आंखों में लहला रहे थे। हुआ बेदखल अब वह इनसे, अब उस किसान को उन खेतों से बेदखल कर दिया गया, यानी ये खेत हैं वो उस किसान के अब नहीं रहे हैं, उन खेतों से उन्हें बेदखल कर दिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण 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 से हंसती थी उसके जीवन की, यानी किसान के जीवन की जो हरियाली थी वो उनके लहलाते किसान खेत थे, उसके हरे हरे तिनकों में उसकी जीवन की जो हरियाली थी वो हंसा करती थी। परंतु आज उस किसान को उनके जो खेत थे उनसे बेदखल कर दिया गया है। जिन खेतों से उसे बेदखल किया है, उससे उसके जीवन की जो हरियाली है वो हरे हरे पत्तों में हंसा करती थी। आंखों में घूमा करता था, आगे देखिए, आंखों में, उस किसान की आंखों में घूमा करता था। वह उसकी आंखों का तारा, यानी किसान की आंखों का तारा उसका पुत्र है। कारकुनों की लाठी से, अब देख, कारकुन होते हैं जमींदार के कारिंदे होते हैं, जो कि सूद वसूली करने के लिए आते हैं, उसे कारकुन कहा गया है। यानी आंखों में घूमा करता है, किसान की आंखों में घूमा करता है, वह उसकी आंखों का तारा, यानी किसान की आंखों का तारा कारकुनों यानी जमींदार के जो कारिंदे हैं उनके द्वारा, कारकुनों की लाठी से, जमींदार जो कारकुने हैं उनकी लाठी से गया जवानी में मारा, उसका बेटा है वो जवानी में क्या कर दिया गया, मार दिया गया है। उसकी आंखों का तारा उसकी आंखों के सामने घुमा करता है, परंतु जमींदार के कारिंदों की लाठी से वह जवानी में उसका बेटा है वो भी मारा गया। यानी खेत के लिए वो संघर्ष करता था, जिसके कारण जमींदार के जो कारिंदे थे उन्होंने लाठी के माध्यम से उसे जवानी में ही मार दिया। तो ये देखो आंख, ये है वो आंख का चित्र, आप पुस्तक में देख सकते हो। आगे देखिए, बिका दिया घर द्वारे महाजन ने ब्याज की कौड़ी न छोड़ी, यानी उस किसान का घर द्वार सब कुछ बिका दिया है, लेकिन महाजन जो सूदखोर है उसने किसान से ब्याज की एक कौड़ी भी है वो भी नहीं छोड़ी है, सारा घर बार सब कुछ बिका दिया। रह रहकर आंखों में चुभती कुरुक हुई बरगों की जोड़ी, अब उस किसान के, कवि आगे कहता है, उस किसान की आंखों में रह रह करके चुभती है जो उसके बैलों की बरगों, यानी बैलों की जो जोड़ी है वो कुरुक हुई थी कल, वो भी उसकी आंखों में रह रह करके चुभती है। उसकी याद उसे आती है कि मेरे जो बैल हैं वो किस प्रकार से मुझसे छीन लिए गए हैं। तो रह रहकर आंखों में चुभती वह कुरुक हुई बरगों की, यानी बैलों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, उजरी, उजरी एक गाय है, कारी और उजरी दो गाय थी, तो उजली जो गाय यानी सफ़ेद गाय को अपन कह सकते हैं, सफ़ेद गाय है, उसके सिवा यानी उसकी पत्नी के सिवा किसे अब वह पास दुहने के लिए नहीं आने देती थी। आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई वह सुख की खेती, ओहो बड़े दुख की बात है, आंखों में नाचा करती थी, उसके जो सुख की खेती थी वो सारी की सारी आज है वो उजड़ गई है, सारी सुख की खेती है वो उसके हाथ से निकल गई है। ठीक है, आई बात समझ में। उजली यानी सफ़ेद गाय उसकी पत्नी के बिना किसी को दुहाने के लिए पास में नहीं आने देती थी दूध निकालने के लिए। ओहो बड़े दुख की बात है कि आंखों में उसके नाचा करती थी, नृत्य करती थी, उजड़ गई वह सुख की खेती थी, उसका घर परिवार पूरा बड़ा परिवार था, फसल थी, खेत थे, खलियान थे, गाय थी, पत्नी थी, बेटा था, सब कुछ उजड़ गया। आगे देखो, बिना दवा दर्पण के करने, बिना दवा
दारू के घरनी यानी घरवाली है, स्वर्ग चली गई यानी वो भी मर चुकी है बिना दवाई वगैरह के या बिना इलाज के। उसकी पत्नी है वो भी घरनी यानी घरवाली पत्नी है वो भी चल बसी है। आंखें आती हैं भर, अब उसकी आंखें भर आती हैं यानी अपनी पत्नी को याद करती है तो उसकी आंखें भर आती हैं कि बिना दवाई बिना इलाज के उसकी पत्नी है वो चल बसी है। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। बिना देख रेख के अब पत्नी चल बसी तो उस बिटिया का देख रेख कौन करेगा, तो बिटिया है वो 2 दिन बाद में, दूध मुही बिटिया थी छोटी सी, वो भी 2 दिन के बाद में क्या होती है, मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, अब घर में एक विधवा पतोहू यानी पुत्र वधू उसका बेटा था वो तो कारकुनों की लाठी से पहले जमींदार के कारुंदों के द्वारा मारा जाता है, फिर पत्नी होती है वो बिना दवाई के बिना इलाज के मर जाती है, और बिना देख रेख के पुत्री होती है दूधमुही वो भी चली जाती है। अब घर में एक विधवा रहती है पतोहू पुत्रवधू, लक्ष्मी थी, बेचारी लक्ष्मी थी, स्वभाव बिल्कुल अच्छा था, आचरण बिल्कुल अच्छा था, लेकिन वह पतिघातिन थी। लेकिन गांव वालों के तानों के माध्यम से उसे पतिघातिन यानी पति को खाने वाली कहा गया, क्योंकि उसका बेटा पहले मर चुका था। तो गाँव में अक्सर ऐसे ताने दिए जाते हैं कि तू आई इस वजह से तुम्हारा पति आज वो मारा गया, इसलिए लोगों ने इसे ताने के माध्यम से क्या कहते थे, पतिघातिन का करार दे दिया था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, फिर उसके बाद में एक थाने का थानेदार जो कोतवाल था उसे पकड़ कर मंगाया, और इस शर्म के माध्यम से शर्म चढ़ गई कि आज मुझे कोतवाल पकड़ के बुलाया है तो पता नहीं गांव वाले मुझे क्या कहेंगे। डूब कुएं में मरी एक दिन, तो इस कारण से वह कुएं में डूब करके एक दिन है वो मर जाती है। घर में विधवा पतोहू हुई, देखिए घर में एक विधवा पुत्रवधू थी, लक्ष्मी थी, अच्छा आचरण था, लेकिन यद्यपि वो पतिघातिन थी, लेकिन गाँव वालों की तानों के माध्यम से लोग उसे पति को खाने वाली कह लेते। इस कारण उसे कोतवाल ने पकड़ करके थाने में मंगवाया। इस शर्म के माध्यम से वह डूब कुएं में मरी एक दिन कुएं में डूब करके वो क्या होती है, मर जाती है। लेकिन आगे देखिए क्या कहता है, कवि कहता है कि खैर पैर की जूती जोरू, कोई बात नहीं, पुत्र वधू मर गई तो वो तो औरत होती हुई कि जोरू यानी औरत होती हुई कि पैर की जूती के समान होती है, न सही एक दूसरी आती। चलो ये मर गई तो कोई बात नहीं है, अगर बेटा जिंदा होता तो मैं दूसरी भी ले आता। एक स्त्री होती है वो तो एक जूती के समान होती है जोरू तो। पर जवान लड़के की सुध करे सांप लौटते फटती छाती, लेकिन जब जवान लड़का मर गया है उसको याद करता हूँ तो सांप लौटते हैं और छाती होती है वो क्या होती है, फटने के लिए तैयार हो जाती है। कि पत्नी मरी तो कोई बात नहीं है, अगर उसकी बेटे की स्त्री जोरू मरी तो कोई बात नहीं, वो तो एक पैर की जूती के समान है, एक न सही दूसरी ले आता। लेकिन जब जवान लड़के की सुध जब मुझे आती है तो सांप लौटते हैं मेरी छाती है वो फटने को हो जाती है। आगे देखिए, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, यानी पिछले सुख की याद है वो आंखों में आती है, अक्षण भर एक चमक लाती है, अक्षण भर के लिए एक चमक सी आती है कि मेरा इतना अच्छा परिवार था, खेत खलियान थे, गाय थी, बैल था, पत्नी थी, बेटा था, पुत्र वधू थी, बेटी थी, सब कुछ था। इन सबको याद करता हूँ तो एक बार कवि कहता है कि जो किसान है उसकी आंखों में एक चमक आती है तुरंत, परंतु हाथों हाथी वह शून्य के जड़ में चितवन होकर के, लेकिन शून्य के जड़ में वह चितवन एक दृष्टि के रूप में स्थिर हो जाती है, तीखी नोक से दृश्य बन जाती है, उसकी तीखी नोक दृश्य से बन जाती है, उसके चुभती है वो याद आती है तो बहुत ही उसे बुरा महसूस है वो लगता है। आशा करता हूँ कि पूरी कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी शब्द में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।